Hello students, welcome to Geography Guru channel. This is our first episode of class 10th history chapter number 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपकी क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसी चैप्टर में से कंफर्म रहेगा। दूसरा, आपका मैप वर्क हिस्ट्री का जो भी रहेगा वो भी इसी चैप्टर से रहने वाला है। तीसरा, ये हमारे लिए इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हम एक आज़ाद राष्ट्र में रह रहे हैं, हम खुले में सांस ले पा रहे हैं, हमें कुछ अधिकार प्राप्त है। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है घर बैठे ही कि हमने व्हाट्सएप पे डीपी चेंज कर दी या फिर हमने कुछ शेयर कर दिया और हमें आज़ादी मिल गई। हमें ये आज़ादी बहुत संघर्ष, बहुत बलिदान दिए गए हैं, उनके बदले में मिली है। एक लंबा संघर्ष किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली है। उस आज़ादी का एक इम्पोर्टेंट जो फेज़ है 1915 टू 1934, 1915 से 1934 के बीच में, वो सब कुछ इसी चैप्टर का पार्ट है। यानी हम उस आज़ादी की कहानी को, हमारे जो लोगों ने, देशवासियों ने जो त्याग दिया, जो बलिदान दिया, जो संघर्ष किया, उसको हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के द्वारा। हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा, क्या क्या नहीं है? काफ़ी सारे बच्चों का नहीं होता। हिस्ट्री का मतलब वो समझते हैं कि डेट्स, हिस्ट्री का मतलब वो समझते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री का मतलब वो समझते हैं कि बस राजाओं की लड़ाइयाँ ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। डिफरेंस क्या होता है कि हम जैसे ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, जैसे हम पॉल साइंस को पढ़ते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम हिस्ट्री को भी वैसे ही पढ़ें, लेकिन क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है तो इसको हमें अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत होती है, अलग तरीके से देखने की ज़रूरत होती है। ये टीवी सीरियल की तरह होता है, अगर बीच में से देखें कहानी समझ में नहीं आती, मज़ा नहीं आता। शुरुआत से शुरू करें तो बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। 2 घंटे पहले उकड़ू बैठ करके तैयार हो जाते हैं, कब सीरियल आएगा, कब सीरियल आएगा। दूसरी चीज़ ये होती है, हिस्ट्री को हमें कोरिलेट करना होता है अपनी लाइफ से, बहुत मज़ेदार होता है। मुझे खुद को हिस्ट्री पहले इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। 9th-10th में काफ़ी उबाऊ लगती थी, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ता था, ऐसा लगता था। अभी रिसेंटली तक भी ऐसा ही था। जैसे मैं कोरिलेशन का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर हम बात करता हूँ कि मुझे किसी कारण से जोधपुर जाना पड़ा, वहाँ पे किला बना हुआ है, तो वहाँ जो किला है, फोर्ट है, उसको देखने के लिए गया क्योंकि सारे लोग जाते हैं। मतलब कुछ मज़ा ही नहीं आया। बड़ी सी बिल्डिंग थी, कबूतर थे, साफ़ सफाई कहीं थी कहीं नहीं थी, कुछ खास नहीं लगा। उसी वक्त सोनी पर टीवी सीरियल आ रहा था, महाराणा प्रताप, वो देखने लग गया। अब मुझे जब टीवी सीरियल देखा पता चला, अच्छा ऐसे सेना ये रक्षा के लिए बनाए गए होते थे, ऐसे योद्धा बचाव करते थे, यहाँ से हाथियों की एंट्री होती थी। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। दूसरी बार जब मैं गया जोधपुर, दोबारा किला देखा, वही किला, वही फोर्ट, मुझे अद्भुत लगा क्योंकि मैंने कोरिलेट कर लिया था, क्योंकि उसको रियल लाइफ से जोड़ लिया था। तो जब तक हम रियल लाइफ से ना जोड़ें, इसको हम ये ना माने कि ये हमारा इतिहास है, तब तक हमें ये इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता। ओके, तो इसको हमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स की तरह नहीं पढ़ना है, इसको हमें कहानी बना करके पढ़ना है। और कहानी के लिए ज़रूरी है उसका बैकग्राउंड पता हो। तो इस चैप्टर में भी हम यही कुछ करने वाले हैं। यहाँ ये जो हमारे 1915 टू 1934 तक के नियर अबाउट 20 ईयर्स है, इसको करने के लिए हम 300 साल बैक में चलेंगे, फ्लैश बैक में भी चलेंगे। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर मतलब इस जो पहला हमारा एपिसोड है, इसमें हम जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम। पहली चीज़, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद है क्या, और हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे ताकि इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएं, कोरिलेट कर पाएं। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। सबसे पहले हम टाइमलाइन के थ्रू जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। मेरे पास ऐसा कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं है कि मैं आपको जिस तरीके से मूवी में दिखाते हैं फ्लैशबैक में चले गए। तो चलिए हम आ गए, ये मान लीजिए, और हम पहुंच चुके हैं 1498 में, 1498 में। यहाँ से हम शुरुआत करें कि कहाँ से कैसे ये कहानी जुड़ी हुई है। 1498 हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण डेट है जब वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे। कौन थे वास्को डी गामा?
ये एक पुर्तगाली नाविक थे जो समुद्र के रास्ते से, कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष के मार्ग से भारत तक समुद्री रास्ते की खोज की थी। यही समुद्री रास्ता है बाद में यूरोपीय शक्तियां हैं वो प्रयोग में लाती है, भारत तक पहुंचती है व्यापार के उद्देश्य से और बाद में यहाँ पे शासक बन जाती है। कितनी इंपॉर्टेंट घटना थी ये, जिसने आगे आने वाला जो टाइम था, हमारा जो इतिहास, बीच का इतिहास है, उस पे उसको बदला, उसको प्रभावित किया। और ये चैप्टर हो सकता है अगर वास्को डी गामा 1498 में यहाँ ना आते तो हो सकता है यूरोपियन ना आते, हो सकता है यूरोपियन नहीं आते तो हम ये चैप्टर ना पढ़ रहे होते। ओके, आपका सिलेबस कम हो जाता। चलिए, अब तो सिलेबस में आ गया। उसके बाद 1526 एक और इंपॉर्टेंट डेट है। बाबर भारत पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी थी, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, जो दिल्ली के सुल्तान थे, लोधी वंश के अंतिम शासक थे। और यहाँ पर मुगल वंश की नींव रखी थी और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। ये घटना भी महत्वपूर्ण थी जिन्होंने हमारे इतिहास को बदला। बाबर के बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें मध्य एशिया से हरा दिया गया, भगा दिया गया, तो भारत पहुँचे थे अकेले घोड़े के ऊपर। जब उन्होंने भारत पहुँचे, एंट्री ली, तो उन्होंने देखा कि एक किसान है, धूप में मेहनत करा, काम करा है, खेतों में लगा हुआ है, और उसी के पास के बगल वाले खेत में कुछ जंगली जानवर, नीलगाय इत्यादि है, वो फसल को खराब कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। अब बड़ा अजीब लगा बाबर को। बाबर ने किसान से जाकर के पूछा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, धूप में लगे हो, लेकिन पड़ोस वाले यहीं पास के खेत में फसलें खराब हो रही है, आप उनको भगा नहीं रही। किसान कहता है, मैं क्यों भगाऊं, ये मेरा खेत थोड़ी है, ये पड़ोसी का खेत है, मुझे क्या लेना देना। बाबर को यहाँ से एक बात समझ में आई कि भारतीय लोगों में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, और इसी चीज़ की, इसी को उन्होंने गांठ बांध लिया। वापस लौटा, मुट्ठी भर सैनिक लेके आया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान को, इंडिया के सुल्तान को हरा दिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट घटना थी। उसके बाद जो हमारा चैप्टर रिलेटेड है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, यानी कि किस रास्ते से आते हैं, उसी रास्ते से जिस रास्ते से वास्को डी गामा यहाँ पहुँचे थे। किस उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। जब वो व्यापार के उद्देश्य से आए तो उन्होंने ये देखा कि भारत में राजनीतिक एकता नहीं है, शासक एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। फ़ायदा उठाया क्योंकि अंग्रेज शातिर थे, तेज थे, और उन्होंने कुछ युद्ध लड़े। 1757 में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब होते हैं, उनको हरा देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पर अंग्रेज़ों के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं शासक बनने के। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, मीर जाफ़र को हराया जाता है। यहाँ पर कैसे? यहाँ पे हरा दिया जाता है बक्सर के युद्ध में, और यहाँ पर अंग्रेज अब वास्तविक शासक बन जाते हैं। धीरे धीरे अब शुरू होता है शोषण का एक खेल। भारत के संसाधनों का दोहन शुरू होता है, भारतीयों का शोषण शुरू होता है, एक एक करके सबको परास्त कर दिया जाता है। चलता रहता है एक दौर, लेकिन ये सब्र का बांध टूटता है 1857 में, जिसे हम आज़ादी का पहला युद्ध कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहते हैं, जिसे हम 1857 की क्रांति का नाम देते हैं, जिससे जुड़ी हुई झांसी की रानी। खूब पढ़ा होगा आपने, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वही झांसी वाली रानी इस युद्ध में लड़ती है। तो 1857 की क्रांति में पहली बार विरोध होता है अंग्रेज़ों का उस शोषणवादी नीति का। हालांकि हम कामयाब नहीं रहते, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि एकता नहीं थी, क्योंकि सब मिलके नहीं लड़े थे, और सबके मन में था मैं क्यों, और सब सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये जो क्रांति 1857 का युद्ध था, इसने भारतीयों को प्रेरणा दी कि अगर हम मिल के लड़ते हैं, अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है, उनको भगाया जा सकता है। और इसने बाद का जो संघर्ष था हमारे देश की आज़ादी के लिए, उसकी नींव रखी थी इसी ने। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1885 में, 1885 में, और वो घटना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल जिसने भारत को वहाँ से आज़ादी तक पहुँचाया, उसके द्वार तक पहुँचाया।
जिसके नेतृत्व में गांधी जी और अन्य राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने काम किया। तो ये सब कुछ घटनाएं घटित हुई कि पीछे क्या हुआ था, कैसे हमने आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है जिसको हम गांधी जी के दौर के नाम से जानते हैं। संघर्ष का दौर, अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई, अंग्रेजों को डट करके सामना करने की लड़ाई। और वो लड़ाई क्या होती है, वही दौर, उसका कुछ हिस्सा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 1915 टू 1934, यानी इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आगे की जो टाइमलाइन है उसमें हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम। ये टाइमलाइन भी है, आपको डेट भी इजीली याद हो जाएगी क्या क्या हुआ। तो ये इस चैप्टर का कंटेंट भी है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, यहाँ से ये चैप्टर शुरू होगा। 1916 में सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह गांधी जी करते हैं जिसे हम चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 1917 में दूसरा गांधी जी का सत्याग्रह होता है, खेड़ा आंदोलन। 1918 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, विश्व युद्ध का अंत और अहमदाबाद आंदोलन। विश्व युद्ध के काफ़ी सारे प्रभाव भारत के ऊपर पड़े थे। 1919 रॉलेट एक्ट पास किया जाता है जिसे हम काला कानून कहते हैं, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि ये सब कुछ हम 1919 में पढ़ेंगे। 1920 में खिलाफत आंदोलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 2021 इसलिए मेंशन किया क्योंकि 20 में डिसाइड किया जाता है कि असहयोग आंदोलन हमें शुरू करना है, और जनवरी 1921 में ये शुरू हो पाता है। 1922 चोरी चोरा की घटना के बारे में जानेंगे, क्यों असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। 1923 स्वराज पार्टी क्यों गठित की गई, किसने की, कब की, ये सब कुछ जानेंगे। 1927 और 1928 साइमन कमीशन के बारे में हम बात करेंगे, क्यों आया, क्यों नियुक्ति हुई, क्या रहा। 1929 द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो वैश्विक आर्थिक महामंदी थी, और उसी वर्ष एक ऐतिहासिक सत्र होता है, सेशन होता है कांग्रेस पार्टी का, लाहौर सेशन। क्यों ऐतिहासिक होता है ये हम जानेंगे। 1929 1930 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, दांडी मार्च भी होता है, और उसी वक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये आपके चैप्टर का। 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता होता है। 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और पूना पैक्ट होता है गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में। 1933 सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है, और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो ये हमारा कंटेंट रहने वाला है, कब से, 1915 से लेकर के 1934 तक क्या क्या हुआ, ये सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमने काफ़ी कुछ इधर उधर की बातें कर ली है, क्योंकि ये ज़रूरी था कि आपको इस चैप्टर से कोरिलेट कर पाऊँ। अब हम चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद है क्या। आधुनिक जो राष्ट्रवाद है इसकी शुरुआत होती है राष्ट्र राज्यों के गठन के साथ। जैसा कि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा, राष्ट्र राज्य यानी पहले राजनीतिक इकाई नहीं होती, जैसे हम भारत देखते हैं एक पॉलिटिकल यूनिट, ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था राजतंत्र होता था, राजा होते थे, जहां तक कब्जा कर लिया वही उनका देश हो गया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक कल्पना राष्ट्र राज्य की हुई कि एक जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले देश हैं वो एक अलग देश है। तो राष्ट्र राज्य है, इसकी शुरुआत, जो राष्ट्रवाद की शुरुआत है वो राष्ट्र राज्यों के गठन के साथ हुई। जैसे यूरोप की बात करें तो वहाँ इटली, ब्रिटेन, जर्मनी का एकीकरण होता है, तो वो राष्ट्र राज्य को गठन था, और इसके साथ बाकी देशों में राष्ट्रवाद की भावनाएं शुरू होती है। भारत के साथ साथ बहुत सारे देश जो उपनिवेश थे वहाँ पर आधुनिक राष्ट्रवाद है उसका विकास उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यानी भारत जैसे देश जो गुलाम थे, हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो हम क्या थे, हम उपनिवेश थे। तो ऐसे जो उपनिवेश थे वहाँ पर अंग्रेजों का या जो फ्रेंच थे, जो भी वहाँ पर शासक थे, उनका विरोध शुरू हुआ। जब विरोध शुरू हुआ सब जगह से, एक जैसे नियम कायदे कानून थे, एक जैसा शोषण हो रहा था, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं, और इसी विरोध ने वहाँ पर राष्ट्रवाद को जन्म दिया।
तो पहली चीज़ हमें समझना जरूरी है कि आधुनिक जो राष्ट्रवाद है उसका विकास साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ है। यानी साम्राज्यवादी विरोधी जो आंदोलन थे, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन थे, उसके कारण राष्ट्रवाद का विरोध जो जन्म हुआ है, उसकी ग्रोथ हुई है। ओके, तो अब हम राष्ट्रवाद क्या है सबसे पहले हम जानते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति लगाव, देश के प्रति भक्ति, देश के प्रति लॉयल्टी, देश से के प्रति समर्पण, ये राष्ट्रवाद है। कैसे भी कह दीजिए, राष्ट्रवाद अगर हम सीधी शब्दों में हम समझने की कोशिश करें, आप सुबह नेशनल असेंबली जो असेंबली होती है उस वक्त नेशनल एंथम बोलते हो, गाते हो, तो एक अलग सी फीलिंग आती है नेशनल एंथम के समय में, जैसे हम सब एक हैं, एक साथ जुड़े हैं। तो वो क्या है, वो राष्ट्रवाद है। या जब हम भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हैं, उस वक्त हम भूल जाते हैं हम किस राज्य से हैं, किस भाषा को बोलते हैं। उस वक्त उकड़ू बैठे हुए हम लगे रहते हैं, देखे जाते हैं, हिलते नहीं है कि कहीं यहाँ प्लेयर आउट ना हो जाए, हमें ऐसा लगता है। तो वो भी जो फीलिंग होती है राष्ट्र के लिए, वो भी राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद को अगर हम शाब्दिक तौर पर देखें तो एक समान भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र एक समान हो, उसमें रहने वाले लोगों के बीच में समान एकता या भाईचारे की भावना होती है। यानी कि जब आपस में एक भाईचारे की भावना होती है या एक होने का जो भाव होता है देश के लोगों में, वो राष्ट्रवाद है। आमतौर पे ये एक होने का भाव है वो इतिहास से, संस्कृति से या परंपराओं से या जलवायु से जुड़ा होता है, आपस में जुड़ा होता है। साझा इतिहास हो सकता है, साझी संस्कृति हो सकती है, एक भाषा भी हो सकती है, एक जैसा भौगोलिक क्षेत्र भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे। हमारा देश है तो हमारे यहाँ पे एक भाषा नहीं है, एक संस्कृति नहीं है, लेकिन हमारा इतिहास एक रहा है। और अब जो सांझी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों। तो इसके कारण हम में एकता का भाव है, एक होने का भाव है, ये राष्ट्रवाद है। यह प्यार, गर्व और वफादारी की एक मजबूत भावना होती है जो लोगों को अपने देश के प्रति समर्पण के लिए तैयार करती है। ओके, तो राष्ट्रवाद क्या है, देश के प्रति लगाव, प्रेम, प्यार, समर्पण, लॉयल्टी, ये राष्ट्रवाद है। नेशनल एंथम के समय जो भावना आती है वो राष्ट्रवाद है। और ये सब कुछ राष्ट्रवाद का विकास होता है एक भाषा, एक भौगोलिक क्षेत्र, एक संस्कृति, एक इतिहास इत्यादि से संबंधित है ये। ओके, तो ये था राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि राष्ट्रवाद समझना जरूरी है। पहले चैप्टर में भी आपने समझा होगा कि राष्ट्रवाद है क्या। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, चैप्टर को ऑफिशियली शुरू नहीं करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहली जो नींव, पहली जो कड़ी थी, उसकी शुरुआत हुई थी उपनिवेश विरोधी आंदोलन से। कैसे हुई थी? उपनिवेश विरोधी आंदोलन से। चलिए हम जानते हैं। भारत में लोगों ने उपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में एकता की खोज शुरू कर दी। जब सभी जगह शोषण हो रहा था, लोगों का दमन हो रहा था, वहीं पर लोगों में एक होने का भाव आया। नेचुरली होता है कि जब हम कोई एक शक्ति या हमारा साझा दुश्मन होता है तो जो विरोधी होते हैं उनमें आपस में यूनिटी आ जाती है। होता है ऐसा, जब हमारे विचार मिलते हैं तो हम एक हो जाते हैं, चाहे हमारे पहले हम एक ना रहे हों। तो यही यहाँ पर हुआ। अलग भाषाओं के, अलग राज्यों के लोग थे, जब उन्होंने अंग्रेज़ों से वो तंग थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उनमें फीलिंग आई कि हम सब एक हैं। आप जैसे देखते होंगे आपकी क्लास में, आपके स्कूल में एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो नोटबुक वगैरह हमेशा ही चेक करता है सुबह सुबह, और अच्छी खासी परेड भी करवा देता है। तो जो बच्चे होते हैं सुबह आते ही जिसने होमवर्क नहीं किया वो सबसे पहले पूछता है, आपने कर लिया, आपने किया? अब जब जो बच्चा मिलता है जिसने नहीं किया तो जोर से गले मिलता है, कहता तू मेरा भाई है। यानी अब उसको वो भाई, एक अलग सा भाव आ गया, क्योंकि उसका भी नहीं किया और दूसरे का भी नहीं किया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। यानी इस तरीके से जब अंग्रेजों के द्वारा सबका शोषण किया जा रहा था तो उनको, उन लोगों में एकता की खोज करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि हम सब एक हैं क्योंकि हम एक जैसी परिस्थितियों से गुजरे। दूसरा, उत्पीड़न की जो भावना थी उसने एक साझा बंधन प्रदान किया कि अगर इससे बचना है तो हमें एक साथ संघर्ष करना है। अब एक भाव तो आ चुका था, लेकिन वो एक मंच जो प्रदान किया वो गांधी जी ने प्रदान किया।
कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने भारतीयों को एक साथ जोड़ा और एक दिशा दिखाई। तो ये हमारे यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रवाद की, वो उपनिवेशवाद से जुड़ी हुई थी। तो ये था कि कैसे राष्ट्रवाद की हमारे यहाँ पे शुरुआत थी, वो उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ी थी। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, पहला जो लेक्चर था जिसमें हमने थोड़ा सा समझा कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का टाइटल क्या कहता है और इससे पहले क्या हुआ था, फ्लैशबैक में हम गए हैं। चैप्टर नेक्स्ट हमारे एपिसोड से शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ आपका जोश अब हाई होगा, आप अच्छे से तैयार होंगे। चलिए नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।